प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, इस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता को हमने बहुत अच्छी तरह से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, इसका भावार्थ ग्रहण कर लिया है, इसका अर्थ समझ लिया है। आइए आज हम इस कविता के प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। कविता में हमने देखा था कि कुछ पंक्तियों को कोष्टक में रखा गया है, तो कोष्टक में रखने का औचित्य बताइए। प्रस्तुत कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है। ये पंक्तियां अलग अलग लोगों से संबंधित है। उदाहरण के लिए संचालक कैमरामैन को लक्ष्य करके कहता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस प्रकार इन शब्दों को कोष्टक के अंदर दिखाया गया है। इसी प्रकार कुछ पंक्तियां दर्शकों को लक्ष्य कर रखी गई है, कुछ संवाद अपंग व्यक्ति और कार्यक्रम संचालक से संबंधित भी है। इन कोष्टकों में अंकित पंक्तियों का औचित्य यह है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालक की प्रक्रिया स्पष्ट हो जावे तथा संचालक का जो बनावटी उद्देश्य है, जो स्वार्थ पूर्ति वाला उद्देश्य है, जो स्वार्थ और छद्म रूप में जो उद्देश्य है, वह भी प्रकट हो जावे। वैसे कविता में भावगत सजीवता लाने और संवेदना का स्तर बढ़ाने में इसका विशेष औचित्य है। और इस प्रकार से कवि ने जो ये कोष्टक में शब्द लिखकर प्रयोग किए हैं, इससे कविता की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये क्रूरता की कविता है जो करुणा के मुखौटे में छिपी हुई है। इसका उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में कार्यक्रम संचालक अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा और संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए और उसको बिकाऊ बनाने के लिए ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वह उसकी अपंगता को बेचना चाहता है। कार्यक्रम को काफ़ी रोचक बनाने के लिए वह करुणा दिखाता है जो कि एकदम बनावटी है। करुणापूर्ण स्थिति को वह बनाने का प्रयास करता है, कार्यक्रम संचालक करुणापूर्ण स्थिति बनाने का प्रयास करता है, लेकिन अपने उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाता। उसमें क्रूरता छिपी हुई है और उस क्रूरता के दर्शन हमें कई बार होते हैं। संचालक द्वारा अपाहिज से बार बार ये पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिज होकर आपको कितना दुख मिलता है, अपाहिज होकर आप कैसा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार कार्यक्रम संचालक इस प्रकार के दुख और पीड़ा से भरे हुए व्यक्ति से इस प्रकार के अमानवीय, संवेदनहीन और क्रूर प्रश्न करता है। वस्तुतः दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदना से रहित रहते हैं और क्रूर बनते चले जाते हैं। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? हम समर्थ, शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ पर और से दो अलग अलग स्थितियाँ हम देख रहे हैं। एक तरफ समर्थ और शक्तिमान स्थिति वाले हैं, दूसरी तरफ दुर्बल स्थिति वाले लोग हैं। वर्तमान काल में दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालक और मीडिया वाले स्वयं को बहुत ताकतवर मानते हैं और वे सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कार्यक्रम हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। हम जिसे चाहें सम्मान दिला सकते हैं और जिसे चाहें दूरदर्शन पर लाकर सबके सामने गिरा सकते हैं, उसकी किरकिरी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि मीडिया वाले भी संवेदनाहीन होते जा रहे हैं। इस प्रकार उनकी दूषित मनोवृत्ति तथा संवेदनहीनता का आचरण हमें देखने को मिलता है, जिस पर कवि ने सशक्त और करारा व्यंग्य किया है। कार्यक्रम बनाने वाले लोगों की मानसिकता पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है कि वे ऐसी संवेदनाओं को जिनके माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाए, उनको दिखाने के बजाय संवेदनहीनता का
व्यवहार करते हुए क्रूरतम दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो पूरी तरह से गलत है, और इस कविता में कवि ने इसी पर व्यंग किया है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगते तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होता? जो कार्यक्रम का संचालक है, जो प्रश्न करता है, उसका कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता? यदि दिव्यांगजन भी रो पड़ता और दर्शक भी रो पड़ते, यदि दोनों एक साथ रो पड़ते तो कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति अर्थात अपंग व्यक्ति भी और दर्शक भी, जो देख रहे हैं दर्शक, वो दोनों एक साथ रोने लगते तो प्रश्नकर्ता यानी कार्यक्रम के संचालक को यह लगता, ऐसा लगता कि उसका कार्यक्रम काफी प्रभावपूर्ण बन गया है और संवेदना युक्त बन गया है। प्रश्नकर्ता जिस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, वह यद्यपि अपंग व्यक्ति से लगातार पूछे गए बेतुके संवेदनशीलता से परे प्रश्नों के द्वारा हम सबको ऐसा लग रहा है जैसे यह उस प्रश्नकर्ता का क्रूरतम और संवेदनहीन चेहरा दिखा रहा हो। फिर भी यदि वह दर्शकों में संवेदना जगा पाता, यदि वह उस दिव्यांग व्यक्ति को दिखाने के साथ दर्शकों में संवेदना जगा पाता, उसके दुख दर्द को ठीक प्रकार से व्यक्त कर पाता, करुणा का संचार करता और सहानुभूति जगा पाने में सफल रहता, तो वह निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होता। इस तरह अपाहिज व्यक्ति के साथ ही दर्शकों में करुणा का संचार करके कार्यक्रम को वास्तविक रूप से रोचक बनाने में वह सफल रहता और उसको अच्छा भाव, अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त होती। इससे उसका कारोबारी उद्देश्य भी पूरा हो जाता। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप से रखा है? दूरदर्शन पर साक्षात्कार के प्रति कवि ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाना काफी महंगा होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को कार्यक्रम दिखाने के लिए समय, एक सीमित समय ही उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इसमें धन अर्थात पारिश्रमिक अधिक मात्रा में होता है। वास्तव में धनार्जन के लिए ही साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपंगता दिखाकर उसके दुख दर्द और पीड़ा को बेचना चाहता है, अपाहिज का दुख दर्द प्रसारित करता है और इस प्रक्रिया में अपंग के प्रति दया या सहानुभूति नहीं रहती। इसमें केवल और केवल व्यावसायिक स्वार्थ होता है, क्रूरता होती है एवं बनावटीपन हावी रहता है। कवि ने ऐसे दृष्टिकोण को सर्वथा निंदनीय माना है और निंदनीय मान करके ही इस प्रकार का आक्षेप किया है। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी अपने मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो आप किन शब्दों में करवाएंगे? हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो दिव्यांगजन हैं। हमें उन लोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहना चाहिए। उन लोगों के साथ हम व्यवहार करते समय पूरी तरह से सजग और सतर्क रहना चाहिए और उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने का कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप अपने किसी इस प्रकार के शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय जब लोगों से करवाएंगे तो किस प्रकार से उसका परिचय करवाएंगे? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे अपने किसी मित्र का लोगों से परिचय कराना होगा तो मैं इस प्रकार से अपना परिचय कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका उत्तर अपना स्वयं के शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इससे संबंधित उत्तर को अपने मस्तिष्क में शब्द चित्रों के माध्यम से अंकित कर लें और उसके पश्चात आप इसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे कि आपका उत्तर एकदम मौलिक हो और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके।
हम इस प्रकार से परिचय कराएंगे हमारे ऐसे मित्र का। यह है मेरा प्रिय मित्र, इसका नाम ज्ञान प्रकाश है। बचपन में पोलियो हो जाने से इसका दाहिना हाथ एकदम सुन्न और कमज़ोर हो गया है। यह इससे अब ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, परंतु अपना सारा काम जैसे लिखना, पढ़ना, कपड़े पहनना, साइकिल चलाना आदि कामों को अपने बाएं हाथ से यह बखूबी कर लेता है। इस तरह वह दिव्यांग होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता लेना अच्छा नहीं मानता, बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अवसर आने पर वह दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में भी आपका स्वयं का अनुभव जो है उसे आपको व्यक्त करना चाहिए। आपके अपने खुद के शब्दों में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को देखकर तब अच्छा लगता है जब उसमें मानवीय संवेदनाओं का चित्रांकन हो, जब उसमें सहानुभूति की भावना विद्यमान हो, जिसमें सद्भाव की भावना विद्यमान हो। परंतु सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बता करके करुणा एवं संवेदना का भाव नहीं रखा जाए, उसमें करुणा का भाव नहीं हो, संवेदना का भाव नहीं हो, तो ऐसा कार्यक्रम, और साथ ही साथ अपाहिज व्यक्ति के साथ करुणापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, तो ऐसा कार्यक्रम को देखना अच्छा नहीं लगेगा। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय संवेदना से रहित कार्यक्रम हमेशा से ही अरुचिकर होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण नई दिल्ली। विषय दिनांक 15 जनवरी 2020 को DD 1 पर प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त तिथि को प्रसारित कार्यक्रम में अपाहिज व्यक्ति के साथ साक्षात्कार का प्रसारण किया गया। इस प्रसारण को मैंने ध्यानपूर्वक देखा। इसके प्रति मेरी यह प्रतिक्रिया है कि प्रश्नकर्ता यानी कार्यक्रम के संचालक अपंग व्यक्ति के प्रति मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा करते रहे। वह बार बार उनसे उनकी अपंगता को लेकर बेहुदे और बेतुके प्रश्न पूछते रहे। प्रश्न पूछने में वह पूरी तरह मनमर्जी कर रहे थे। उसे अपंग व्यक्ति की लाचारी, उनका दुख दर्द और उनकी जो मानसिक मनोदशा है एवं बेचैनी का जरा भी ध्यान नहीं था, जरा भी ज्ञान नहीं था। सामाजिक कार्यक्रम का ऐसा प्रसार सहृदयता एवं करुणा से रहित था। ऐसे विशिष्ट कार्यक्रमों की प्रस्तुति में सुधार की अपेक्षा है। अतः आग्रह है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में मानवीय संवेदना तथा यथार्थता का पूरा ध्यान रखा जावे। भवदीय नवल किशोर, जो पत्र लेखक है, प्रार्थना पत्र और पत्र लेखक है, उसका नाम है यहाँ पर 5 राजा पार्क जयपुर। और जैसा कि यह कार्यक्रम 15 जनवरी 2020 को प्रसारित हुआ था, इसके 1-2 दिन पश्चात भी हम इससे संबंधित यह अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम यहाँ पर 17 जनवरी 2020 जिस तारीख को हमने ये पत्र लिखा वह दिनांक हम यहाँ अंकित कर देंगे और इस प्रकार से हम अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को लिख सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रमों में पूरी तरह से संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। दिव्यांगजनों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से यदि हम समाज के सभी लोग उनका ध्यान रखेंगे तो यह उन लोगों के लिए एक बहुत ही
बेहतरीन सुविधाजनक स्थिति होगा और वे इस संसार में, इस हमारे समाज में अपने आप को सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित रखते हुए अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। हम अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा है लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।